अस्सलामुअलैकुम। आज है बुधवार, अप्रैल की 22 तारीख। दोस्तों, आज की वीडियो में जम्मू कश्मीर से मुतलिक अहम खबरें सामने आई हैं, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं मशरिकी वस्ता की तरफ, जहां सूरत हाल इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी एक इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। तकरीबन 50 दिन से जारी इस तनाज़ा के बाद जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने के करीब थी और खदशा जाहिर किया जा रहा था कि लड़ाई दोबारा शिद्दत इख्तियार कर सकती है। लेकिन इसी दौरान एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी का ऐलान कर दिया। अमेरिका का कहना है कि इस फैसले का मकसद तेहरान को अमन मुआहदे के लिए मजीद वक्त देना है, लेकिन दूसरी जानिब ईरान ने इस पेशकश पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़ेह किया है कि वो किसी दबाव में आकर कोई शर्त कबूल नहीं करेगा। इस बयान ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। इधर अमेरिका ने अपनी फौजी तैयारियों में कोई कमी नहीं की। समंदरी नाकाबंदी बरकरार है और खिते में जंगी मौजूदगी बदस्तूर कायम है। इस सूरत हाल के दौरान एक अहम पहलू ये भी है कि पाकिस्तान अमन तनाज़ा में सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है और जंगबंदी को मजीद तूल देने के लिए सफारती कोशिशें जारी है। ताहम माहिरीन का कहना है कि सूरत हाल अब भी इंतहाई कशीदा है और अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जंग किसी भी वक्त दोबारा भड़क सकती है। इसी तनाजुर में डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि एक बड़ी डील मुमकिन है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। इधर ईरान भी खबरदार कर चुका है कि जंग की सूरत में वो नई हिकमत अमली अपनाएगा। खलीजी ममालिक और आलमी मंडियां इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इस तनाज़े का असर तेल की कीमतों और आलमी मईशत पर बराह रास्त पड़ रहा है। नाज़रीन, इसी आलमी पस मंजर में एक और तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आई है। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खबरदार किया है कि दुनिया ताकतवर शिकारी रहनुमाओं के ज़ेरे असर एक नए आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है। तंजीम के मुताबिक कुछ ममालिक जंग, दबाव और सियासी ताकत के जरिए आलमी उसूलों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर फौरी इकदाम ना किए गए तो दुनिया एक गैर मुस्तहकम दौर में दाखिल हो सकती है। अब अगर हम मुल्क की तरफ आए तो यहाँ भी सिक्योरिटी और दिफा के मैदान में बड़ी पेशरफ्त देखने को मिल रही है। हुकूमत ने तकरीबन 975 करोड़ रुपए के दिफाई मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं, जिनके तहत जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए टैंकों को बारूदी सुरंगों से महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। ये सिस्टम खास तौर पर T-72 टैंक और T-90 टैंक पर नस्ब किया जाएगा, जिससे फौज की ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा होगा। इसी दौरान भारतीय फौज के सरबराह उपेंद्र द्विवेदी ने अमेरिकी फौज के आला हुकाम से अहम मुलाकात की है, जिसमें दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, जहां पिछले एक साल में सिक्योरिटी सूरत हाल में बड़ी तब्दीली आई है। जहां दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद फोर्सेस ने अपनी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी है। अब कार्रवाइयां शहरों से निकलकर जंगलात और पहाड़ी इलाकों तक पहुंच चुकी है। जदीद इंटेलिजेंस, मुश्तरका ऑपरेशंस और नई एलीट यूनिट्स जैसे स्नो लेपर्ड्स और मारखोर्स के कयाम ने दहशतगर्द नेटवर्क को कमजोर कर दिया है। एक साल पहले होने वाले इस हमले में 26 अफराद हलाक हुए थे, लेकिन अब हालात में बेहतरी नजर आ रही है। पहलगाम दोबारा सियाहों से आबाद हो रहा है, कारोबार बहाल हो रहे हैं और लोगों का एतमाद वापस आ रहा है। इस वाक़े से जुड़ी एक जज्बाती खबर ये भी सामने आई है कि सईद आदिल हुसैन शाह के खानदान को नया घर फराहम किया गया है, जो गुज़श्ता साल सियाहों को बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर गए थे। ये घर महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे के वादे के तहत तामीर किया गया। आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गांदरबल में सिक्योरिटी, ट्रैफिक और इमरजेंसी सिस्टम्स का जायजा लिया गया है, ताकि यात्रा को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया जा सके। अब बात करते हैं अवामी मसाइल की। जम्मू कश्मीर के इलाके बनिहाल में सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब एक बीजेपी रहनुमा ने डॉक्टरों की शदीद कमी के खिलाफ एहतजाज करते हुए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनिहाल का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी लीडर ने अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को आवाम के लिए शदीद मुश्किलात का सबब करार दिया है, जिसकी वजह से बनिहाल, रामसू और गोल के इलाकों के मरीज मुतासिर हो रहे हैं। एहतजाज के दौरान कुछ वक्त के लिए अस्पताल की खिदमात भी मुतासिर हुई, ताहम बाद में इंतजामिया और पुलिस की मुदाखलत के बाद सूरत हाल को काबू में लाया गया।
دوسری جانب محکمہ تعلیم میں ایڈیشنل چارج کلچر ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ تعلیمی رہنما عبدالقیوم مانی نے خبردار کیا ہے کہ ایک ہی افسر کو کئی عہدوں کی ذمہ داری دینے سے نہ صرف کارکردگی متاثر ہو رہی ہے بلکہ طلبہ کا مستقبل بھی خطرے میں ہے۔ ادھر یونیورسٹیوں اور کالجوں میں داخلوں میں کمی کے باعث حکومت نے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے تاکہ GER یعنی گراس انرولمنٹ ریشو کو بہتر بنایا جا سکے۔ اگلی خبر میں قانون اور انصاف کے میدان میں بھی ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ نے ایک شخص کی PSA کے تحت حراست کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ بغیر ٹھوس ثبوت کے اس طرح کے سخت قوانین کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اسی دوران اینٹی کرپشن بیورو نے سوپور میں ایک سابق افسر کے خلاف چارج شیٹ دائر کی ہے جسے 25,000 روپے رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں معیشت اور ترقی کی، تو کشمیر میں پہلی بار دنیا کی سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کی نسل متعارف کرائی گئی ہے جسے ملک کوئین یعنی دودھ کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آف کشمیر نے سوئٹزرلینڈ کی مشہور سینن نسل کی بکریاں شوہاما کے ریسرچ سینٹر میں متعارف کرائی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ بکری روزانہ 3 سے 7 لیٹر تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اسی وجہ سے اسے دنیا کی سب سے بہترین دودھ دینے والی بکری مانا جاتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ قدم شہری علاقوں میں دودھ کی کمی کو پورا کرنے، کسانوں کی آمدنی بڑھانے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نسل کو بھارت میں پہلی بار مہاتما گاندھی لے کر آئے تھے جنہوں نے اسے غریب آدمی کی گائے کا نام دیا تھا۔ دوسری جانب ڈیجیٹل گورننس کے میدان میں بھی پیش رفت ہوئی ہے، جہاں چیف سیکرٹری اٹل دلو نے جدید ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور IT پارکس کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے جس سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں ایک اور اہم انسانی پہلو کے ساتھ، جہاں غیر موسمی برفباری نے گجر اور بکروال قبائل کی نقل مکانی کو مشکل بنا دیا ہے۔ یہ خاندان سخت موسمی حالات میں اپنے مویشیوں کے ساتھ خطرناک راستوں سے گزرنے پر مجبور ہیں اور ہر سال اس سفر میں جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں چند قومی خبروں کے ساتھ، تو کیرالہ کے ضلع تھریسور میں ایک بڑا افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے، جہاں تھریسور پورم سے پہلے ایک آتش بازی کے یونٹ میں زوردار دھماکہ ہوا۔ اس حادثے میں کم از کم 13 افراد ہلاک جبکہ متعدد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں اور فائر بریگیڈ فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ اور آخر پر ریاست چھتیس گڑھ میں ماؤ نواز شدت پسندوں کی سماجی بحالی کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نئی پیشکش متعارف کرائی گئی ہے جسے ایک سٹیج یا پلیٹ فارم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس اقدام کا مقصد سابق ماؤ نواز جنگجوؤں کو معاشرے میں دوبارہ شامل کرنا اور ان کی زندگی میں مثبت تبدیلی دکھانا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔